हेलो, नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी और आप अच्छी से अच्छी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज हम आपके लिए जो पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हैं उनके लिए फर्स्ट ग्रेड के जो प्रीवियस ईयर परीक्षा में पूछे गए टॉप क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके लिए रामबाण साबित होंगे। आज की क्लास का टॉपिक है भारत की विदेश नीति। भारत की विदेश नीति पर हमने एक क्लास करा दी है दोस्तों। आज दूसरी क्लास है जिसमें आपको जितने भी प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में क्वेश्चन आए हैं, जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं, वो सभी परीक्षाओं से हमने क्वेश्चन लिए हैं। जो सभी क्वेश्चन हैं वो प्रीवियस ईयर परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन ही हैं जो आपके लिए रामबाण साबित होंगे। आपकी एग्जाम 6 जुलाई को है जिसमें आपके लिए हूबहू छपने वाले क्वेश्चन लेके आए हैं। कहीं आपको क्वेश्चन मिलेंगे जरूर, उनकी प्रकृति चेंज हो सकती है लेकिन क्वेश्चन इन्हीं में से आएगा दोस्तों। आप देखना क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। जो भाई हमारे जीके गुरु ट्रिक्स चैनल के साथ जुड़े हैं उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। जिन भाइयों ने हमारा जीके गुरु ट्रिक्स चैनल सब्सक्राइब कर रखा है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भाई हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहता है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाए और टेलीग्राम चैनल की लिंक पर क्लिक करे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकता है, जिस पर आपको पीडीएफ और भी महत्वपूर्ण जानकारियां होंगी। जो कंपटीशन एग्जाम से संबंधित जानकारियां होंगी वो आपको मिलती रहेंगी। आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दे रखा है। आज दूसरी क्लास है भारतीय विदेश नीति की। भारतीय विदेश नीति के परिप्रेक्ष्य में दोस्तों आप करंट को साथ में लेकर चलें। करंट बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है भारत की विदेश नीति में और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी करंट बहुत महत्वपूर्ण रहती है। तो आपको शुरू करते हैं आज की क्लास को, जिसमें दे रखा है कि सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित करना है दोस्तों और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चयन करना है। अब सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। इसमें सूची 1 में दे रखे हैं जो नीतियां हैं, उदारीकरण की नीति है, जो भी कूटनीति है, जो भी संशोधन है वो दे रखे हैं। फिर उधर दे रखे हैं सरकार दे रखी, कौन सी किसकी सरकार में क्या प्रावधान हुआ था। तो 1962 के बाद विदेश मंत्री द्वारा चीन का प्रथम दौरा किया गया था, वो कौन सी सरकार में किया गया था। तो 1962 में जो युद्ध हुआ था भारत चीन का, उसके बाद जो प्रथम विदेश मंत्री का प्रथम चीन दौरा हुआ था वो उस सरकार में हुआ था मोरारजी देसाई सरकार में हुआ था। तो ए का हो जाएगा क्या 4, ए का हो जाएगा आपका 4। अब भारतीय संविधान का व्यापक संशोधन ये हुआ था आपका इंदिरा गांधी के समय हुआ था। 42वां संशोधन। तो इसका हो जाएगा बी का हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब बस कूटनीति अटल बिहारी वाजपेयी की थी। ऑप्शन सी का हो जाएगा आपका 2। उदारीकरण है वो पीवी नरसिंह राव का था। डी का हो जाएगा 1। तो इसमें आपका सही जवाब बनेगा वो बनेगा आपका 4 3 2 1। अब 4 3 2 1 आपके कौन से ऑप्शन में दे रखे हैं वो देखते हैं दोस्तों। 4 3 2 1 आपके ऑप्शन सी में दे रखे हैं। तो ऑप्शन सी 4 3 2 1। हम आपके लिए रिवीजन लेके आए हैं तो आपको रिवीजन करना है। जितना आप इन दिनों में रिवीजन कर सकते हैं, क्वेश्चनों को दोहरा सकते हैं, वो आपके लिए ज़्यादा ही फायदेमंद होगा। जितना आप रिवीजन करोगे वो ही फायदेमंद होगा। आप जितना रिवीजन कर सकते हैं करो। जहाँ से आपको रिवीजन मिल रहा है रिवीजन के लिए आप रिवीजन करो। अपने जो भी नोट्स हैं उनका भी रिवीजन कर सकते हैं। तो रिवीजन कहीं से भी करना है आपको, कहीं से भी कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे चैनल से ही करो, कहीं से भी कर सकते हैं। जहाँ से आपको अच्छा कंटेंट मिले वहाँ से कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आ गया था आपकी यूजीसी नेट 2011 की परीक्षा हुई थी जून में, उसमें आया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये। अगर आपको डिटेल से पढ़ना है तो आपको इन क्वेश्चनों की डिटेल से देखना है तो आपको टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ मिल जाएगी इन क्वेश्चनों की, वहां से देख सकते हैं। अगला सवाल है आपका इंदिरा डॉक्ट्रिन को भारतीय विदेश नीति का मुख्य पहलू माना जाता है क्योंकि इसमें परिभाषित किया गया है
भारत की विदेश नीति के लक्ष्य को, भारत की सुरक्षा को क्षेत्र और भारत के पूर्व वर्चस्व की समीकृत करता है, भारत की सुरक्षा क्षेत्र में स्पर्शी है और विदेशी शक्तियों की किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप को भारत की सुरक्षा के लिए खतरे के रूप में माना जाता है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा अभिव्यक्त मत डॉक्ट्रिन पड़ोसी देशों के लिए था। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी कि भारत की सुरक्षा क्षेत्र से स्पर्शी है और विदेशी शक्तियों के किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप को भारत की सुरक्षा के लिए खतरे के रूप में जाना जाता है। ये इंदिरा डॉक्ट्रिन। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर करें। हम लाइक करने के लिए आपसे कुछ भी नहीं ले रहे हैं, आपको केवल लाइक ही तो दबाना है। प्लीज़ आप लाइक कर सकते हैं, हम आपके लिए इतना कंटेंट, अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, तो आप प्लीज़ लाइक तो जरूर दबा दिया करें। आपका अगला सवाल है, भारत की विदेश नीति पर हिमालय के सीमांत क्षेत्रों के महत्व पर टिप्पणी करते हुए किस नेता ने यह कहा था कि यदि इसका अतिक्रमण किया जाता है तो भारत के मैदानी भाग और सागर पार तक अनावृत हो जाएंगे और तब भारत पर मंडराने वाला खतरा दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर भी छा जाएगा। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, प्रधानमंत्री वल्लभ शास्त्री, प्रधानमंत्री राजीव गांधी, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। तो यह है प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था यह कथन। आपका अगला सवाल है, भारतीय विदेश नीति का कौन सा निर्धारक भारत द्वारा 1980 के पूर्व इजराइल को वास्तविक मान्यता के लिए दिए जाने का कारण नहीं था? आर्थिक तत्व, भारतीय समाज की बहुलवादी प्रकृति, भारत का इतिहास एवं परंपरा, भारतीय राष्ट्र की विचारधारा। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, भारत का इतिहास और परंपरा। आपका अगला सवाल है, भारत पाकिस्तान के पश्चिमी विवादों के समाधान के लिए सुरक्षा परिषद द्वारा नियुक्त आयोग का सदस्य निम्नलिखित में से कौन सा देश नहीं था? सुरक्षा परिषद का सदस्य कौन सा देश नहीं था? वो यूएसएसआर नहीं था, रूस नहीं था। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस कारण से भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध तनावपूर्ण हुए थे? भारत और बांग्लादेश के बीच अंतर क्षेत्रों पर दावा संबंधी समझौता नहीं था, अखोरा अगरतला लिंक परियोजना निर्माण नहीं था, बांग्लादेश मेघालय सीमा ये भी नहीं था, तीसरा नदी जल विवाद था, वो बांग्लादेश विवाद था। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, अगला सवाल दे रखा है आपका, भारत पाकिस्तान के निम्नलिखित समझौतों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। भारत पाकिस्तान के समझौते दे रखे हैं दोस्तों, उनको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। आगरा एग्रीमेंट, ताशकंद एग्रीमेंट, लाहौस एग्रीमेंट, शिमला एग्रीमेंट, ये समझौते दे रखे हैं। तो इसमें जो आगरा एग्रीमेंट है वो आपका हुआ था 1966 में, नहीं सॉरी 2001 में हुआ था। 2001 में हुआ था। आगरा शिखर वार्ता 2001 में हुई थी। आगरा शिखर वार्ता 2001 में हुई थी। ताशकंद समझौता 1966 में हुआ था। 1966 में हुआ था ताशकंद समझौता। लाहौर एग्रीमेंट, लाहौर समझौता हुआ था वो आपका 1999 में हुआ था। लाहौर 1999। और जो शिमला समझौता हुआ था वो आपका 1972 में हुआ था। 1972 में हुआ था। अब इनका क्रम देख लो तो 1966, 1972, 1999, 2001। तो 1966 ताशकंद समझौता 2 पहले, उसके बाद 4, फिर 3, फिर 1, 2 4 3 1, 2 4 3 1 आपके ऑप्शन सी में दे रखते हैं। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, भारत की विदेश नीति को निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे कम प्रभावित करता है? जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, ये है तमिलनाडु हो जाएगा, वो सॉरी मध्य प्रदेश हो जाएगा आपका सही जवाब।
ऑप्शन सी। आपका अगला सवाल है, कथन और कारण दे रखे हैं दोस्तों, देखना है। अब कथन दे रखा है आपका, भारत दक्षिण एशिया में सकारात्मक असमरूपता का अनुसरण कर रहा है। भारत को चीन पाकिस्तान एकजुटता द्वारा सामरिक रूप से निरोधित किया गया है। तो इसमें ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर है वो ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन व्याख्या सही नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, हविकथन और कारण दे रखे हैं दोस्तों, हविकथन और कारण। हविकथन दे रखा है आपका, नेहरू के भारत को एशिया में अपनी वैध भूमिका अदा करने से रोकने वाले कारक और शक्तियां या तो एक सीमा तक कम हो गए या पुनः परिभाषित किए गए। हाँ दोस्तों, ये सही है। दूसरा कारण दे रखा है आपका, अपने राष्ट्रीय हितों को पूरा करने की कोशिश करने के लिए शीत युद्ध का अंत और भारत के लिए सामरिक जगह का विस्तार व्यापक हो गया। कारण भी सही है दोस्तों और व्याख्या भी सही कर रहा है, तो इसमें हो जाएगा आपका ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या भी करता है, ऑप्शन ए। कथन और कारण दोस्तों आते हैं, हर एग्जाम में पूछा जाता है कथन कारण का क्वेश्चन। अब तो ये ट्रेंडिंग में चल रहा है, कथन और कारण और कूट के सवाल, कूट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कथन और कारण। आपका अगला सवाल है, एक और आ गया दोस्तों, कथन और तर्क का आ गया आपकी बार, कि अभिकथन दे रखा है, उत्तर स्वतंत्रता काल में भारत ने विदेश नीति के अंतर्गत गुटनिरपेक्षता को चुना। बिल्कुल सही है दोस्तों, गुटनिरपेक्ष आंदोलन स्वतंत्रता, समानता और संप्रभुता के लिए अभिकथन था। ये भी सही है दोस्तों, व्याख्या भी सही कर रहा है इसकी, तो ऑप्शन ए ही आपका जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन पंचशील सिद्धांत का 1954 में शामिल नहीं था। पंचशील समझौता दिया गया था जब 5 सिद्धांत दिए गए थे, पूछा गया पंचशील सिद्धांत में कौन सा शामिल नहीं। पंचशील सिद्धांत 29 अप्रैल 1954 को दिया गया था, जिसमें कौन सा शामिल नहीं है। तो एक दूसरे क्षेत्रीय अखंडता संप्रभुता के लिए सामान्य सम्मान है, परमाणु हथियार का विकास नहीं, परमाणु हथियार का विकास नहीं, ये तो इसमें शामिल ही नहीं था, तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सवाल, और तो देखना ही नहीं है आपको। आपका अगला सवाल हो जाएगा, 1-2-3 सैन्य परमाणु समझौता पर किन 2 देशों के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। ये अमेरिका के बीच किया गया था 1-2-3 समझौता, तो भारत और अमेरिका ऑप्शन ई में दे रखे, तो ऑप्शन ई आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, निम्न में से पंचशील सिद्धांत की कौन सी विशेषता है। परमाणु प्रसार, शांति एवं संप्रभुता के लिए आपसी सम्मान, यही हो जाएगा दोस्तों। पहले प्रयोग नहीं, सबसे पसंदीदा ये भी नहीं, एक भी नहीं हुआ, तो इसमें ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दे रखा है आपका, कौन से देशों के बीच पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। पंचशील समझौता हुआ था भारत चीन के मध्य हुआ था, ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, निश्चित अवधि के लिए लंबी योजनाएं तैयार करने के सुविधा जैसे कि अतीत की भारतीय पंचवर्षीय योजना किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। नियंत्रित अर्थव्यवस्था, मांग अर्थव्यवस्था, नव उदारवादी, विकेंद्रित, परंपरागत, तो इसमें हो जाएगी नियंत्रित अर्थव्यवस्था, ऑप्शन ए। आपका अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा भारतीय विदेश नीति की सच्ची विशेषता का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। विदेश नीति सच्ची प्रतिनिधित्व नहीं करता है, उपनिवेशवादी विरोधी करते हैं, पंचशील समझौता गुटनिरपेक्षता है, गैर परमाणु राज्यों के खिलाफ परमाणु हथियारों का उपयोग, ये भी है, राष्ट्रमंडल के साथ संबंध बनाए, ये नहीं है, राष्ट्रमंडल के साथ संबंध बनाए, ये भी तो है उसमें विदेश नीति में। गैर परमाणु राज्यों के खिलाफ परमाणु हथियार का उपयोग नहीं, परमाणु हथियार का उपयोग नहीं करते, ऑप्शन डी होगा आपका सही जवाब। आपका अगला सवाल है, भारत की परमाणु कमांड प्राधिकरण के भीतर पूरी तरह से परमाणु हथियारों के प्रयोग को कौन सी संस्था प्राधिकृत करती है। परमाणु हथियारों करती है वो कार्यकारी परिषद करती है, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ना तो राजनीतिक परिषद करती है, ना विधान परिषद करती है, ना सेना प्रमुख करता है, ना राष्ट्रपति करता है, केवल कार्यकारी परिषद करती है, तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, भारत के अपसार संधि एनपीटी की संधि पर क्यों हस्ताक्षर नहीं किए थे।
भारत ने एनपीटी संधि पर क्यों हस्ताक्षर नहीं किए थे? क्योंकि एनपीटी पक्षपातपूर्ण व्यवस्था थी। हाँ दोस्तों सही है, पक्षपातपूर्ण व्यवस्था थी, क्योंकि पाकिस्तान एनपीटी था नहीं है, पाकिस्तान ने भी नहीं किए थे। क्योंकि भारत संयुक्त राष्ट्र का सदस्य था, ये भी नहीं कारण हो सकता है। क्योंकि भारत परमाणु मुक्त विश्व नहीं चाहता था, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन एक ही हो जाएगा, इसमें केवल एक ही है जो भारत ने हस्ताक्षर नहीं किए थे। क्यों नहीं किए थे? क्योंकि पक्षपातपूर्ण व्यवस्था थी। तो केवल एक सही है, तुम्हें केवल एक दे रखा है आपका ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, भारत और अफगानिस्तान के बीच सामरिक साझेदारी समझौता कब हुआ था और उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? भारत और अफगानिस्तान के बीच जो सामरिक समझौता हुआ था वो 1997 में, वो 2011 में हुआ था, वो मनमोहन सिंह के समय हुआ था। ऑप्शन डी का सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, प्रक्षेपास्त्र प्रौद्योगिकी नियंत्रण अभिशासन के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन पहचानना है। दोस्तों गलत कथन पहचानना है। इसे 1987 में G7 देशों द्वारा बनाया गया था, सही है। यह एक संधि नहीं है बल्कि सदस्य देशों के मध्य अनौपचारिक राजनीतिक समझदारी है, ये भी सही है। भारत इस अभिशासन का सदस्य नहीं, सदस्य है, ये तो गलत है। तो यही हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही जवाब। आपका अगला सवाल है, अभिकथन और तर्क दे रखे हैं दोस्तों, अभिकथन और तर्क। अभिकथन दे रखा है आपका, राष्ट्रीय हित की अवधारणा में अंतर्निहित अवशेष अर्थ अस्तित्व क्षरण है। हाँ दोस्तों ये सही है। अपनी भौतिक राजनीतिक एवं सांस्कृतिक पहचान की रक्षा करना राष्ट्र राज्यों की न्यूनतम आवश्यकता होती है। कारण भी सही है और व्याख्या भी सही कर रहा है, तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। ए आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या भी करता है। जिन भाइयों ने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज उनसे रिक्वेस्ट है, प्लीज एक लाइक जरूर दबाएं। आपका अगला सवाल दे रखा है, भारत की विदेश नीति के नेहरूवादी दृष्टिकोण की निम्नलिखित में से कौन सी गलत विशेषता है? गलत विशेषता पूछी है नेहरूवादी नीति की। तो इसमें गुटनिरपेक्षता ने भारत को पूर्व पश्चिम के संघर्ष से दूर रखा, ये भी सही है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और कानून महत्वपूर्ण हैं और कमजोर देशों के संरक्षण के लिए जरूरी हैं, ये भी सही है। भारतीय राजनयिक महाशक्तियों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के छलयोजन को रोकना चाहिए, ये भी सही है। भारत की इस महाशक्ति बनने की महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए उसे महाशक्तियों के साथ अधिक व्यापार नहीं, ये नहीं था नेहरूवादी नीति, तो यही ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। यही गलत दे रखा था, ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, दे रखा है, पाकिस्तान ने इस ज्ञान से प्राप्त विश्वास की भारत के पास अब युद्ध का विकल्प नहीं है, भारत में सक्रिय आतंकवादी समूहों को अपना समर्थन बढ़ा दिया है। निम्नलिखित कारकों में से कौन सा कारक उपयुक्त कथन में उल्लेखित पाकिस्तान के विश्वास की उचित व्याख्या करता है? तो इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ घनिष्ठ संबंध, ये नहीं होगा। भारत के विरुद्ध आतंकवादी समूहों की सफलतापूर्वक, नहीं होगा। 1995 में भारत द्वारा पाकिस्तान को दी गई मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा, ये भी नहीं होगा। उपमहाद्वीप में आणविक हथियारों का आगमन, यही हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा, ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी गुजराल सिद्धांत की प्रमुख विशेषता है? गुजराल सिद्धांत की विशेषता पूछी गई है दोस्तों कि कौन सी है जो गुजराल सिद्धांत की विशेषता है। गुजराल सिद्धांत की विशेषता है दक्षिण पूर्व एशिया राज्यों के संबंधों को मजबूत बनाना, नहीं। दक्षिण एशिया के छोटे पड़ोसी देशों के साथ संबंध सुधारने के परस्पर लाभ की मांग नहीं करना, यही है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। यही प्रमुख विशेषता थी
दक्षिण एशियाई राज्यों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाना नहीं था। पाकिस्तान के संबंधों को सुधारना ये भी नहीं था। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, ऐसे कौन से कारक थे जिन्होंने भारत को अपनी पश्चिमी एशिया नीति के भाग के रूप में इजराइल के साथ 1948 से 1991 तक अच्छे संबंध बनाने से वंचित रखा? और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन करना है। कूट दे रखे हैं दोस्तों, पहचानाई कौन कौन से थे। तो इसमें भारत देश में बड़े मुस्लिम समुदाय को नाराज नहीं करना चाहता था। सही है दोस्तों। भारत सोवियत संघ और साम्यवादी गुट से अच्छे संबंध रखना चाहता था। ये भी सही है दोस्तों। भारत गुटनिरपेक्ष आंदोलन को मजबूत करना चाहता था। नहीं। भारत जम्मू कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के विरुद्ध। ये भी गलत है दोस्तों। भारत पश्चिमी एशिया से तेल और पेट्रोलियम की आपूर्ति बिना रुकावट चाहता था। ये भी सही है। तो इसमें हो जाएंगे 1, 2 और 5। 1, 2 और 5। 1, 2 और 5 ऑप्शन सी में आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना भारत आसियान संबंधों से जुड़ी हुई नहीं है? मांगदेचू परियोजना, मेकांग गंगा परियोजना, कालादान परियोजना, त्रिपक्षीय राजमार्ग परियोजना। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा, मांगदेचू परियोजना। आपका अगला सवाल है, भारत के ईरान एवं अफगानिस्तान के साथ हाल ही में हुए चाबहार बंदरगाह समझौते के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। चाबहार बंदरगाह के बारे में कथन दे रखे हैं दोस्तों, उन पर विचार करना। पहला कथन दे रखा है आपका, इससे मध्य एशिया की ओर भारत की पहुंच सुविधाजनक होगी। हाँ दोस्तों सही है। इस क्षेत्र में चीन के बढ़ते हुए प्रभाव का प्रतिकार करेगा। ये भी सही है। इस बंदरगाह से जुड़ाव के लिए जरांग दिलाराम राजमार्ग का निर्माण ईरान द्वारा किए नहीं। ये गलत है। तो 1 और 2 सही है। तो ऑप्शन ए ही आपका सही जवाब है। ये मैंने दे रखे हैं। आपका अगला सवाल है, एनपीटी और सीटीबीटी पर भारत की स्थिति क्या है? तो एनपीटी और सीटीबीटी पर भारत ने हस्ताक्षर नहीं किए थे। हस्ताक्षर किए थे, ये गलत। हस्ताक्षर नहीं किए थे, ऑप्शन सी बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी, हस्ताक्षर नहीं किए थे भारत ने एनपीटी और सीटीबीटी पर। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राष्ट्र के साथ भूमि विनिमय के लिए ऐतिहासिक भूमि सीमा करार पर हस्ताक्षर किए हैं? वो बांग्लादेश के साथ किए हैं 2015 में। ऑप्शन ई आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, प्रतिष्ठित यल देवी ट्रेन सेवा श्रीलंका में भारत की मदद से 24 साल बाद बहाल किया गया। किन 2 महत्वपूर्ण क्षेत्रों से इसे बहाल कर दिया गया है? जाफना माओ नहीं, कोलंबो नेलिया ये भी नहीं है, जाफना और कांके सांतुराई ये भी नहीं है, जाफना और कोलंबो यही है दोस्तों। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, पंचशील या भारत की विदेश नीति के 5 सिद्धांत मुख्य रूप से खाली जगह में निहित हैं। किस में निहित हैं? पंच सिद्धांत, प्राचीन बौद्ध साहित्य, हड़प्पा साहित्य, अजंता एलोरा चित्र, प्राचीन जैन साहित्य, प्राचीन वैदिक साहित्य। तो वो बौद्ध साहित्य में प्राचीन बौद्ध साहित्य ऑप्शन ही आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, भारत के विदेश मामले के पहले मंत्री थे, विदेशी मामले के पहले मंत्री थे के.एम. पन्नीकर, कृष्ण मेनन, जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल कलाम आजाद, लक्ष्मी पंडित। तो इसमें हो जाएगा आपका जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा।
आपका अगला सवाल है, लुकिंग ईस्ट, पूर्व की ओर देखो नीति का तात्पर्य। लुक ईस्ट एक ऐसी विदेश नीति का सुझाव किसकी तरफ है? पूर्वी यूरोप की तरफ, दक्षिणी पूर्वी एशिया की तरफ, दक्षिण एशिया की तरफ, पूर्वी एशिया की तरफ, ऑस्ट्रेलिया और ओशिनिया की तरफ। तो इसमें हो जाएगा दक्षिण पूर्व एशिया की तरफ। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। पूर्व की ओर देखो नीति 1992 में दी गई थी, पीवी नरसिम्हा राव द्वारा दी गई थी। पूर्व की ओर देखो नीति। आपका अगला सवाल है, कांगो संकट में जिसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए भारत की सराहना की गई थी, वह मुद्दा है। शांति स्थापित करने के लिए कार्य, यही है। ऑप्शन यही आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, भारत ने अब तक 2 संप्रभु राष्ट्रों को सैन्य मदद दी है, वो कौन कौन से हैं? सैन्य मदद दी है वो भारत ने श्रीलंका और मालदीव को दी है। श्रीलंका मालदीव को सैन्य मदद दी है भारत ने। तो ऑप्शन ई आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, नवंबर 2014 में एक सीमा पर बस सेवा परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी के नेतृत्व में डीटीसी द्वारा किन स्थानों के बीच शुरू की गई थी? यह लखनऊ और दिल्ली और काठमांडू के बीच की गई थी। ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। दिल्ली और काठमांडू के बीच बस सेवा परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी ने शुरू की थी डीटीसी द्वारा। ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। आपका अगला सवाल है, भारत की विदेश नीति का गुजराल सिद्धांत निम्नलिखित में से किस वर्ष में अस्तित्व में आया था? गुजराल सिद्धांत था वो 1996 में दिया गया था। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, भारत के अपारस्परिकता के सिद्धांत पर आधारित अच्छे पड़ोसी की नीति का श्रेय निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है? ये इंद्र कुमार आई के गुजराल ने गुजराल सिद्धांत दिया था, उसी को दिए इंद्र कुमार गुजराल को दिया था। ऑप्शन बी। अगला सवाल है आपका, MTCR के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है दोस्तों। MTCR के संबंध में कथन दे रखे हैं, जिसमें कथन दे रखे हैं चीन MTR की सदस्य नहीं है। हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही है, भारत MTR की सदस्य है दोस्तों भारत। इसका लक्ष्य पूर्ण रॉकेट प्रणाली को सीमित करना है, ये भी है दोस्तों। पाकिस्तान MTR का सदस्य नहीं, पाकिस्तान सदस्य नहीं है, तो इसमें ABC तीनों सही हैं, तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल दे रखा है, निम्नलिखित में से किसका प्रभाव भारत की परमाणु शक्ति निवारक पर है? परमाणु शक्ति निवारक पर है। अधिक संख्या तथा निवारक शक्ति नहीं, परमाणु समानता और प्रतिकार करने की क्षमता नहीं, कम संख्या तथा निवारण करने की क्षमता, यही हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही जवाब। आपका अगला सवाल है, भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है दोस्तों, और सही कथन का चयन करना है, कौन कौन से सही है। भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के बारे में कथन दे रखे हैं दोस्तों, सही नहीं है वो चयन करना है। यह त्रिपक्षीय संगठन है, इसमें सामरिक नीति समूह, संयुक्त खुफिया समिति और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड शामिल है दोस्तों। यस विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री तथा वाणिज्य मंत्री इसके सदस्य हैं। इसकी स्थापना 1998 में की गई थी। ABC पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे ब्रजेश मिश्र,
JN दीक्षित, KP सिंह नहीं। तो इसमें ABC तीनों हो जाएंगे। ABC तीनों आपके कौन से ऑप्शन में दे रखे हैं? ABC आपके किसी भी ऑप्शन में नहीं दे रखते हैं। ये क्वेश्चन डाउट में था, इसको छोड़ देते हैं। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पूछा गया कि कौन सा कथन है वो असत्य कथन है। निम्राना वार्ता भारत चीन संबंधों के विषय में है, नहीं, ये गलत है। ओटावा वार्ता भारत पाकिस्तान के संबंध में है, सही है। संग्रीला वार्ता भारत सिंगापुर संबंधों के विषय में, नहीं। रायसीना वार्ता भू राजनीति तथा भू अर्थव्यवस्था के विषय में भारत का फ्लैगशिप सम्मेलन है, सही है। तो इसमें गलत पूछा है, असत्य पूछा है, तो A और C हो जाएंगे। तो A और C आपके C ऑप्शन में दे रखते हैं, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन C। आपका अगला सवाल है, सुरक्षा परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सुरक्षा परिषद के संबंध में कथन दे रखे हैं दोस्तों, विचार करना है और कौन कौन से कथन सही हैं। तो इसमें हो जाएंगे, भारत सुरक्षा परिषद का सदस्य 7 बार बना था, सही है दोस्तों। जापान सुरक्षा परिषद का सदस्य 11 बार बना था, ये भी सही है दोस्तों। यह अस्थायी सदस्यों को नियुक्त करती है, नहीं। यह महासभा को नियुक्त करती है, महासचिव को नहीं। तो ऑप्शन A और B हो जाएंगे आपके सही जवाब। A और B आपके सही जवाब दे रखे हैं ऑप्शन A में, तो ऑप्शन A आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, अगला सवाल दे रखा है आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ के परिप्रेक्ष्य में भारत की विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य 3 घनिष्ठ रूप से जुड़े लक्ष्य हैं। इन लक्ष्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? 21वीं सदी में अंतर्राष्ट्रीय संबंध को आकार प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका, ये तो शामिल था दोस्तों। अहिंसक और मानवोचित अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली की दिशा में आंदोलन, ये भी था। अंतर्राष्ट्रीय विकास के सतत तथा अपेक्षाकृत न्याय संगत पैटर्न के लिए स्थितियों को बढ़ावा देना, ये भी था। संयुक्त राष्ट्र संघ को अपने वित्तीय संसाधन एवं विकसित करने के लिए उसकी सहायता करना, ये नहीं था। तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, बांग्लादेश मुक्ति युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? तो बांग्लादेश मुक्ति युद्ध 1971 में लड़ा गया था, ऑप्शन ई आपका सही जवाब। आपका अगला सवाल है, 1998 में पोखरण में भारत के परमाणु विस्फोट के पश्चात निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया हुई थी? अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान दोनों के परमाणु परीक्षणों की भर्त्सना की थी, सही है दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने परमाणु विस्फोट की भर्त्सना करते हुए संकल्प पारित किया था, यस। अमेरिका तथा उसके सामरिक सहयोगियों ने भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे, ये भी सही है। अमेरिका के दबाव के बाद भारत अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए सहमत, ये इसमें शामिल नहीं था। तो 1, 2, 3 आपके सही जवाब हो जाएगा। 1, 2 और 3, 1, 2 और 3 दे रखे हैं आपके ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, भारत ने निम्नलिखित के साथ कार्यनीतिक भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, किसके साथ किए थे? वो आपके कार्यनीतिक किए थे वो वियतनाम, सेल्सियस, मंगोलिया और सिंगापुर के साथ किए थे। वियतनाम, सेल्सियस और मंगोलिया, ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, भारत और आसियान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, सही कथन का चयन करना है। भारत और आसियान के संबंध में कथन दे रखे हैं दोस्तों। भारत 1992 में आसियान का क्षेत्रीय भागीदार बना था, बिल्कुल सही है। दिल्ली वार्ता आसियान और भारत के बीच राजनीतिक आर्थिक मुद्दों से संबंध है, नहीं, ये नहीं है।
1996 में आसियान का वार्ता भागीदार बना था, ये भी सही है। भारत 2000 में आसियान का शिखर सम्मेलन स्तर का भागीदार नहीं। तो 1 और 3 सही है, तो 1 और 3 आपके दे रखे हैं ऑप्शन बी में, तो बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दोस्तों कथन दे रखे हैं, उन पर विचार करना है। भारत की लिंक बेस्ड पॉलिसी पश्चिमी जगत से पुनः जुड़ने का प्रयास है। नहीं दोस्तों, ये तो गलत ही है, ये कथन गलत है। प्रोजेक्ट मौसम हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग के लिए भारतीय पहल है, बिल्कुल सही है दोस्तों। ऑपरेशन राहत भारत द्वारा लीबिया से भारतीयों के बचाव के लिए चलाया गया, ये गलत है। भारत संघाई सहयोग संगठन का सदस्य बन गया, ये सही है। तो इसमें 2 और 4 सही है, 2 और 4 आपके दे रखे हैं, 2 4 आपके दे रखे हैं ऑप्शन डी में, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से 2 कथन कश्मीर को लेकर भारत पाकिस्तान संबंधों के बारे में सही हैं? कश्मीर को लेकर भारत पाकिस्तानी संबंध में कथन दे रखे हैं दोस्तों, पूछा गया है कि कौन से कथन सही हैं। सुरक्षा परिषद ने वर्ष 1948 में पहली बार जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर चर्चा की थी, बिल्कुल सही है। AB वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी और परवेज मुशर्रफ के बीच पर 2004 में इस्लामाबाद में एक शिखर सम्मेलन हुआ था, बिल्कुल सही है दोस्तों। युद्ध विराम रेखा के आर पार एक बस सेवा का शुभारंभ 2006 में नहीं, ये गलत है। 2007 में समझौता एक्सप्रेस पर आतंकवादी हमला, ये भी गलत है। तो इसमें हो जाएगा ए और बी सही है, तो ए और बी सही है, तो आपके ऑप्शन ए में दे रखने, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, आसियान से भारत किस राजमार्ग को वियतनाम तक विस्तार करने की बातचीत कर रहा है? भारत, म्यांमार, थाईलैंड, यही हो जाएगा ऑप्शन ए आपका सही जवाब। आपका अगला सवाल है, भारत की पश्चिमी दृश्य लुक बेस्ड नीति भारत के संबंध में किसके साथ व्यापकता एवं विस्तार का पक्ष पोषण करती है? पश्चिमी देश, यूरोपियन यूनियन, पश्चिमी एशियाई देश, अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी आपका सही जवाब, पश्चिमी एशियाई देश, ऑप्शन सी। आपका अगला सवाल है, भारत द्वारा 27 मार्च 2019 को किया गया एंटी सैटेलाइट मिसाइल परीक्षण जाना जाता है। तो एंटी सैटेलाइट मिसाइल परीक्षण है वो मिशन शक्ति के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल दे रखा है, निम्न में से किस देश से भारत ने व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता CIPA हस्ताक्षर किए थे? वो किए थे जापान के साथ किए थे, ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, 2017 में संयुक्त राष्ट्र की निम्न में से किस कार्यकारी मंडल पर भारत को पुनर्निर्वाचित किया गया था? यूनेस्को, UNDP, यूनिसेफ, UNAID। तो यूनेस्को ने किया था, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, भारत के किस देश के साथ सुखोई Su-30 MKI लड़ाकू विमान बेड़े के लिए दीर्घावधि समझौता हस्ताक्षरित किया गया है? अमेरिका, जापान, इजराइल, रूस। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा वो रूस के साथ किया गया है, ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, भारत और यूरोपीय यूनियन ने व्यापार संबंधों के प्रोत्साहन के लिए किस क्रियाविधि को स्थापित किया है? अंतर्राष्ट्रीय सुशासन क्रियाविधि, निवेश सुशासन क्रियाविधि, वैश्विक सुशासन क्रियाविधि, EU भारत सुशासन क्रियाविधि। तो इसमें आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है,
निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम क्या है? घटनाएं दे रखी हैं, उनका सही कालक्रम देखना है दोस्तों क्या है। तो इसमें पठानकोट एयरबेस हमला, तो इसमें आप घटना हुआ था वो आप सही क्रम हो जाएगा आपका उरी हमला, सर्जिकल स्ट्राइक, संघाई सहयोग संगठन की पूर्वकालिक सदस्यता, यही हो जाएगा ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। और भी डिटेल देख लेना दोस्तों। आपका अगला सवाल है एनपीटी और सीटीबीटी पर भारत की स्थिति क्या है? एनपीटी सीटीबीटी भारत ने हस्ताक्षर किए थे? नहीं, भारत ने किसी पर भी हस्ताक्षर नहीं किए थे। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कारगिल युद्ध हुआ था, कारगिल युद्ध 1999 में हुआ था। 1999 दे रखे सभी ऑप्शन, वो हुआ था मई जुलाई 1999 हुआ था। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है किस वर्ष में भारत ने इजराइल के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित किए थे? 1999, 1991, 1995, 1992। तो 1992 में किए थे इजराइल के साथ पहली बार संबंध स्थापित। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका ऑपरेशन शक्ति पोखरण प्रथम एवं पोखरण द्वितीय संपन्न हुआ था, वो 1974 1998 में हुआ था। 1974 में प्रथम हुआ था, 1998 में दूसरा हुआ था। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है भारत में पुर्तगाल का कब्जा अंतिम रूप से किस वर्ष में समाप्त हुआ था? पुर्तगाल का कब्जा अंतिम रूप से हुआ था 1961 के भारत शासन अधिनियम के तहत। भारत परिषद अधिनियम 1961 आया था जिसके तहत भारत का अंतिम रूप से कब्जा हटा था। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर करें। कुलभूषण जाधव फांसी रोक मामले में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की 11 जजों की पीठ में भारतीय जज कौन थे? भारतीय जज थे वो दलवीर भंडारी थे। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है भारतीय प्रत्यर्पण विधि किस वर्ष अस्तित्व में आई थी? तो भारतीय प्रत्यर्पण विधि आई थी आपकी 1962 में आई थी, भारत चीन युद्ध के बाद। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है भारत की विदेश नीति की प्रमुख विशेषता क्या है? शांति की नीति है, शांति प्रिय साधनों की नीति है, संचयशील है, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आपका अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा भारत की विदेश नीति का उद्देश्य नहीं है? साम्राज्यवाद का विरोध, नस्लवादी भेदभाव का विरोध, सीटों की सदस्यता का समर्थन, उपनिवेशवाद का विरोध। ये भी है, ये भी है, ये भी है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा, सीटों की सदस्यता का समर्थन नहीं है। आपका अगला सवाल है भारतीय विदेश नीति का गुजराल सिद्धांत अस्तित्व में कब आया था? गुजराल सिद्धांत 1996 में दिया गया था आई.के. गुजराल के द्वारा। आपका अगला सवाल है कथन और तर्क दे रखे हैं दोस्तों। आपका कथन दे रखा है भारत संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनना चाहता है। बिल्कुल सही है दोस्तों, बनना चाहता है। भारत एक परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र है, ये भी सही है, लेकिन व्याख्या सही नहीं कर रहा है। तो ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है भारत की विदेश नीति का मुख्य प्रतिपादक कौन था? भारत की विदेश नीति का मुख्य प्रतिपादक नेहरू था। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कथन और कारण दे रखे हैं दोस्तों। कथन दे रखा है विदेश नीति में अधिकतम राष्ट्रीय स्वायत्तता के सिद्धांत की पुष्टि गुटनिरपेक्ष आंदोलन है। बिल्कुल सही है दोस्तों। बगैर कारण दे रखा है बगैर पहचान अपनी पहचान को खोए विश्व के विभिन्न देशों के मध्य अंतःक्रिया गुटनिरपेक्षता की भावना ने की थी। ये भी सही है। तो दोनों ही सही है और व्याख्या भी सही कर रहा है। तो ए आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कौन सी रेखा के साथ भारत सरकार ने हाल ही में प्रतिरोध का एक चिन्ह के रूप में एक 1800 किलोमीटर राजमार्ग का निर्माण करने का निर्णय लिया था? वो मैकमोहन रेखा के साथ लिया था। ऑप्शन ई आपका सही जवाब हो जाएगा।
आपका अगला सवाल है, कौन से वर्ष में पहली बार पोखरण परमाणु परीक्षण किया गया था? वो 1974 में किया गया था। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। 1998 में दूसरा किया गया था। आपका अगला सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है दोस्तों। सूची 1 में दे रखे हैं राष्ट्रपति, वो प्रधानमंत्री, सूची 2 में दे रखे हैं कार्य, तो इनको क्या करना है? मिलान करना है। अब पीवी नरसिम्हा राव, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, राजीव गांधी। अब 6 राष्ट्रों का सशक्तिकरण सम्मेलन, पोखरण 2, पूर्व की ओर देखो नीति, वास्तविक संलग्नता, इनको मिलान करना है। तो पीवी नरसिम्हा राव है, वो पूर्व की ओर देखो नीति दी थी, लुक ईस्ट फॉर नीति। तो ऑप्शन ए का हो जाएगा आपका 3, ए का 3। और मोरारजी देसाई हैं, मोरारजी देसाई ने वास्तविक असंलग्नता दी थी, तो बी का हो जाएगा 4। अटल बिहारी वाजपेयी हैं, वो पोखरण 2 हुआ था, ऑप्शन सी का हो जाएगा 2, सी का हो जाएगा 2। और राजीव गांधी 6 राष्ट्रों में निःशस्त्रीकरण उदारीकरण LPG 1 हो जाएगा। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा 3 4 2 1। अब 3 4 2 1 आपके कौन से ऑप्शन में दे रखे हैं? 3 4 2 1 दे रखे हैं आपके ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल दे रखा है, निम्न में से कौन सा विदेश नीति के निर्धारकों में सम्मिलित नहीं किया गया जाता है? ऐतिहासिक परंपराएं, आर्थिकी, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, राष्ट्रीय हित। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय विदेश नीति में शामिल नहीं है, तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, वैदेशिक नीति वैदेशिक संबंधों का आधार सारभूत तत्व है, यह किसने कहा था? हालस्टी ने, डॉक्टर महेंद्र कुमार ने, JR चाइल्ड्स ने, नार्थेज ने। तो आपका सही जवाब हो जाए JR चाइल्ड्स ने, ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, एक तरफ पुस्तक का नाम दे रखा है, एक तरफ लेखक दे रखे हैं दोस्तों। पूछा गया है कि सही युग्म सुमेलित नहीं है, पूछा गया है, सुमेलित नहीं है वो पूछा गया है। तो इसमें पुस्तक का नाम और लेखक, तो न्यू डायमेंड्स ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, न्यू डायमेंड्स ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी थी, वो आपकी विमल प्रसाद की थी। किसकी थी? विमल प्रसाद की। तो ए में हो जाएगा आपका विमल प्रसाद की थी, तो यही गलत हो जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी की थी, सही है दोस्तों, सॉरी मैं विमल प्रसाद की बोल रहा था। तो न्यू डायमेंड्स ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी थी, वो आपकी अटल बिहारी वाजपेयी की थी, ये सही है। फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया ए बुक ऑफ रीडिंग विमल प्रसाद की नहीं थी, ये गलत है। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। इंडियाज फॉरेन पॉलिसी एंड रिलेशंस अप्पा दौराई की थी, ये भी सही है। द मेकिंग ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी बंदोपाध्याय की थी, ये भी सही है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, यह सम्मिलित नहीं है, ऑप्शन बी वाला। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें और अपनी तैयारी को जारी रखें। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।